आरक्षण लागू हो जाए तो ओबीसी की बहनों को टिकट देने में कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि हमारी तरफ से तो ओबीसी की संख्या बढ़ती जा रही है। आपके पास मौका था, तब आपने 543 की संख्या पर 33% महिला आरक्षण लागू क्यों नहीं किया? आपने क्यों नहीं किया? आपने क्यों नहीं किया? सभापति जी, इन्होंने स्वयं उत्तर प्रदेश में सत्ता संभाली है और इन्होंने राज्य के अंदर कास्ट सेंसस नहीं कराई है। जो लोग आज जातीय जनगणना के इतने बड़े पैरोकार बन रहे हैं, जब उनके पास समय था, जब वो सत्ता संभाल रहे थे, तब उन्होंने देश के अंदर या अपने अपने राज्यों के अंदर कास्ट सेंसस का निर्णय क्यों नहीं लिया? किसी दागी उम्मीदवार को, किसी बाहुबली को या किसी अपराधी तक को टिकट देने से गुरेज नहीं करती है, लेकिन अगर एक सामान्य महिला हो तो उसे एक जिताऊ प्रत्याशी नहीं समझकर उसे टिकट से वंचित रखती है। सरकार ने जो निर्णय लिया है वो ऐतिहासिक है। जो आप नहीं कर पाए वो हमने किया है। ओबीसी का आरक्षण लागू नहीं कर पाए, हमारी सरकार ने किया है। ये हमारे ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस नहीं दे पाए, वो हमारी सरकार ने किया है। आज इस ऐतिहासिक चर्चा का हिस्सा बनकर मुझे बहुत खुशी है। देश की आधी आबादी की निगाहें आज देश की संसद पर टिकी हुई हैं और वो देख रही है कि क्या भारतीय राजनीति में जिस बड़े बदलाव का संकेत मिल रहा है वो सही मायने में अपने वास्तविक अंजाम तक पहुंच पाएगा। 3 दशक से अधिक समय बीत चुका है सभापति महोदय, और अनेक राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों का हिस्सा होने के बावजूद भी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का मसला इतने वर्षों से हाशिए पर ही रहा है। ये सच है कि सभी राजनीतिक दलों ने मिलकर 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को संयुक्त रूप से पारित किया है, लेकिन अभी भी देश की आधी आबादी को इस बिल के क्रियान्वयन होने का इंतजार है। अध्यक्ष जी, हम सब जानते हैं कि देश की आधी आबादी के राजनीतिक सशक्तिकरण के बिना उसके आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण अधूरा है, और इसलिए ये समय की मांग है कि जिस नारी शक्ति वंदन अधिनियम को हम सब ने मिलकर पारित किया था उसे लागू करने के लिए भी आज हम सभी दल एक होकर इस नेक काम को करें। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की स्थिति ये है कि लोकसभा में आज भी हमारी संख्या महज 14% है, राज्यसभा में हम 18% हैं और देश की तमाम राज्यों की विधानसभाओं में देखें तो हम 10% से अधिक कहीं भी नहीं हैं, और यह आंकड़ा बहुत ही निराशाजनक है। और आज समय है कि हम इस तस्वीर को बदलें, क्योंकि अगर देश की राजनीति की तस्वीर बदलेगी तो देश की राजनीति का चरित्र भी बदलेगा। सभापति जी, मुझे ये कहते हुए खुशी नहीं है, लेकिन इस बात में काफी हद तक सत्यता भी है कि अनेक बार ऐसे मौके आते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज किसी दागी उम्मीदवार को, किसी बाहुबली को या किसी अपराधी तक को टिकट देने से गुरेज नहीं करती है, लेकिन अगर एक सामान्य महिला हो तो उसे एक जिताऊ प्रत्याशी नहीं समझकर उसे टिकट से वंचित रखती है। इस परिस्थिति को आखिर हम कब बदलेंगे? आज हमारे पास एक ऐसा ऐतिहासिक अवसर है कि हम सब मिलकर ऐसी तस्वीर को बदल सकते हैं और इस देश के सदन में, राज्यों के सदन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ा सकते हैं। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से यह अपील भी की है कि हम सब मिलकर इस शुभ कार्य को आगे बढ़ाएं। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि संसदीय लोकतंत्र में हमारे विपक्ष के मित्रों के अपने कुछ राजनीतिक कर्तव्य भी हैं और उनका कुछ धर्म भी है। तो इसलिए बहुत सारी चिंताएं, आशंकाएं, आरोप प्रत्यारोप और घमासान, ये भी मैंने कल से इस चर्चा में देखा है। एक विषय जो हमारे दक्षिण के राज्यों के कई सांसदगणों ने उठाया कि जिन दक्षिण के राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण की दृष्टि से बेहतर प्रदर्शन किया है उन्हें शायद सीटों का नुकसान हो सकता है। हालांकि माननीय गृह मंत्री ने इसी सदन में खड़े होकर ऐसे तमाम हमारे सांसदगणों की चिंताओं का समाधान भी किया और उनकी शंका को खारिज करते हुए भी ये बताया कि सभी राज्यों की बराबरी में 50% सीटों की वृद्धि की जाएगी और जनसंख्या के आंकड़ों का किसी भी राज्य को सीटों की दृष्टि से कोई भी नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन फिर भी हमारे कुछ सांसदगण कह रहे हैं कि ये तो कहीं आप सिर्फ अश्योरेंस दे रहे हैं, वर्बल अश्योरेंस दे रहे हैं।
ये कहीं भी लिखा नहीं हुआ है। देश के गृह मंत्री जी संसद के फ्लोर पर खड़े होकर कह रहे हैं इन्हें भरोसा नहीं है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि इस शंका का भी समाधान हमारी सरकार जरूर करेगी। अध्यक्ष जी, बहुत जल्दी अध्यक्ष जी, सदन में हमारे बहुत सारे साथियों ने बार बार एक बात कही कि 543 की हमारी संख्या है और क्यों नहीं हम इसी 543 पर महिला आरक्षण के 33% के कोटा को लागू कर देते हैं। मैं सबसे पहले तो ऐसे सभी दलों से ये कहना चाहती हूं कि जब आपके पास मौका था तब आपने 543 की संख्या पर 33% महिला आरक्षण लागू क्यों नहीं किया। और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहती हूं अध्यक्ष महोदय कि इस हमारे सदन के अंदर बड़े दल ही नहीं है, बहुत सारे छोटे दल भी हैं। ऐसे भी दल हैं जिनके पास महज 1 या 2 सांसद की संख्या है। और जब हम महिला आरक्षण को लागू करना चाहते हैं तो हमें बड़े दलों के साथ साथ छोटे दलों की सहजता का भी ख्याल रखने की जरूरत है। जब हम इस लोकसभा की संख्या को बढ़ाएंगे, 816 तक पहुंचाएंगे, तो छोटे और बड़े दल सभी के लिए 33% का जो ये महिला आरक्षण है इसको लागू करना सहज हो जाएगा। इसका भी सभी दलों को ख्याल रखने की जरूरत है। और कुछ बातें मैंने जाति जनगणना को लेकर भी सुनी। इस संबंध में भी सभापति जी मैं कहना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि सरकार ने जाति जनगणना तब क्यों नहीं कराई, अब क्यों कराई, इतना वक्त क्यों लग रहा है, तमाम किस्म के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल मैं भी उठाना चाहती हूँ कि जो लोग आज जातीय जनगणना के इतने बड़े पैरोकार बन रहे हैं, जब उनके पास समय था, जब वो सत्ता संभाल रहे थे, तब उन्होंने देश के अंदर या अपने अपने राज्यों के अंदर कास्ट सेंसस का निर्णय क्यों नहीं लिया? आखिर किसने उन्हें ऐसा करने से रोक रखा था? अध्यक्ष महोदय, जब ये सारे दल सत्ता में थे और जिन मसलों को ये आज उठा रहे हैं, जिनका समाधान ये सत्ता में रहते कर सकते थे, इन्होंने नहीं किया। और जो मसले ये छोड़ कर गए, आज हमारी सरकार, एनडीए की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार संभाल रही है, तो आपके सारे छोड़े हुए मुद्दों पर हम निर्णय कर रहे हैं। और कास्ट सेंसस का ऐतिहासिक निर्णय भी एनडीए की सरकार ने किया है और ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है। ये कास्ट सेंसस हमने सिर्फ अनाउंस ही नहीं किया है, आपने क्यों नहीं किया? सभापति जी, इन्होंने स्वयं उत्तर प्रदेश में सत्ता संभाली है और इन्होंने राज्य के अंदर कास्ट सेंसस नहीं कराई है। जब आप केंद्र की सरकार में शामिल थे तब भी आपने कास्ट सेंसस के लिए दबाव नहीं डाला। तो आपका तो कहने का मुंह ही नहीं है, न राज्य में न केंद्र में। आप जो काम नहीं कर पाए वो हमारी सरकार ने किया है और हमारी सरकार ने तय किया है। सेंसस एक्सरसाइज चल रही है और इसके आंकड़े, मैं सारी बात करूंगी। सभापति जी, हमारी सरकार ने जो निर्णय लिया है वो ऐतिहासिक है। जो आप नहीं कर पाए वो हमने किया है और ये कास्ट सेंसस की प्रक्रिया चल रही है, ये एक्सरसाइज चल रही है और ये प्रक्रिया 31 मार्च 2027 तक इसके आंकड़े भी आ जाएंगे। जो ये नहीं कर पाए वो हमारी सरकार ने करके दिखाया है। जो काम नहीं कर पाए, ये नीट में ओबीसी का आरक्षण लागू नहीं कर पाए, हमारी सरकार ने किया है। ये हमारे ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस नहीं दे पाए, वो हमारी सरकार ने किया है। ओबीसी के हित में एक नहीं अनेक काम हमारी सरकार ने किए हैं और मैं इनसे कहूंगी कि जब महिला आरक्षण लागू हो जाए तो ओबीसी की बहनों को टिकट देने में कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि हमारी तरफ से तो ओबीसी की संख्या बढ़ती जा रही है, आपकी तरफ से भी बढ़नी चाहिए। अध्यक्ष जी, हमारे कुछ मित्र ये भी सवाल उठा रहे थे कि चुनावी लाभ के लिए हमने इस विशेष सत्र को, जब कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, तो उसके बीच बुलाया है। अध्यक्ष जी, कुछ राज्यों के चुनाव तो 9 अप्रैल को ही खत्म हो गए और अब कुछ राज्यों के बाकी है। और जिन भी हमारे मित्रों को लगता है कि ये काम से किसी को चुनावी लाभ होने जा रहा है,
मैं उन सभी मित्रों को यह आग्रह करना चाहती हूं कि आप भयभीत मत होइए, ये लाभ आप भी ले लीजिए। आप भी इस देश की आधी आबादी को यह संदेश दे दीजिए कि ये जो पुण्य का काम इस महान सदन में होने जा रहा है, राज्य और देश के सदन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने का, आप भी उसके समर्थक हैं और आप नारी शक्ति वंदन अधिनियम को जिस तरीके से पारित करने में आपने सहयोग किया है, इसको लागू करने में भी आज शामिल हैं। आप भी इसका फायदा उठा लीजिए और इस देश की नारी शक्ति को अंततः उसका अधिकार देने में हमारा सहयोग कीजिएगा। अध्यक्ष जी, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज हमारे पास इतिहास बनाने का अवसर है। इस अवसर को मत गंवाइए। आइए हम सब मिलकर इतिहास बनाते हैं और आधी आबादी को न्याय दिलाते हैं। आपने मुझे अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।